नमस्कार। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में आज काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है। चुनाव का माहौल अभी ऐसा कुछ है नहीं, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। पिछले साल ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। अब अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगा रही है और उसे उम्मीद है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उसे उत्तर प्रदेश से मिलने जा रही हैं, जैसी कि पिछले 2 टर्म्स में मोदी जी को मिलती रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो 2021 का वो समय याद कीजिए। इन्हीं दिनों की बात थी, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास की 2021 में। बड़ी जोर शोर से खबरें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के स्थान पर किसी दूसरे सीएम को सीएम बनाएगी और उसके नेतृत्व में जाएगी लोकसभा चुनाव में। बहुत चर्चाएं चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनको सीएम बनाया जा सकता है। फिर चर्चा चली कि अरविंद शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, और अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अफसर थे, नौकरी छोड़कर आए थे वो राजनीति में, और कहा जा रहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आए थे। पता नहीं क्यों लेकर आए थे, आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी है कि उन्हें क्यों लाया गया है। भूमियार हैं। उसके बावजूद भी चर्चा ये थी कि शायद उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। फिर एक चर्चा बीच में ये भी आई कि दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे, 2 डिप्टी सीएम थे पिछले टर्म में, आपको याद होगा। इस बार भी डिप्टी सीएम है 2। और आप जानते ही हैं कि एक केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से, और इस बार ब्रजेश पाठक ब्राह्मण जो बसपा से आए हुए हैं यहाँ पर। और उस समय दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य थे। फिर चर्चा चली कि दिनेश शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ब्राह्मणों में बड़ा असंतोष है। ये खबरें चलाई गई, खूब मीडिया ने खूब लिखी है खबरें कि ब्राह्मणों में असंतोष है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो ठाकुरवाद को बढ़ा रहे हैं। इवन विकास दुबे जैसा जो बदमाश मारा गया, आप जानते हैं कि उसने कितने पुलिस वालों को मरवा दिया था अपने घर पर, अपने गांव पर जब पुलिस पहुंची थी रेड करने के लिए। फिर वो भाग गया था, फिर उसको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। फिर जब लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही थी तो गाड़ी पलटी, एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे मारा गया। लोग सवाल उठाने लगे कि योगी आदित्यनाथ तो सीधे ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं, ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी खराब है। अजय मिश्रा टेनी वाला मामला चला। अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनके बारे में बहुत सारी खबरें चली कि अजय मिश्रा टेनी को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और अगर इस अजय मिश्रा टेनी को भी मोदी जी ने हटा दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। उस समय ब्राह्मणों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की इतनी इमेज खराब की गई कि साहब मायावती और अखिलेश यादव को भी ऐसा लगने लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हो जाएं, लपक लो तुरंत। अखिलेश यादव जिनकी पार्टी को कभी ब्राह्मण वोट देते ही नहीं है, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कराने शुरू कर दिए। कई ब्राह्मण नेता जो टिकट की लाइन में थे उनसे कहा गया सम्मेलन कराओ, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे कार्यक्रम में। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया। सतीश चंद्र मिश्रा जिनकी सोशल इंजीनियरिंग से 2007 में मायावती ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाई थी। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगे, ब्राह्मणों के यहाँ जाने लगे और राम का नाम भी लेने लगे। मायावती भी पूजा करती हुई नजर आने लगी और भगवान पर मालाएं चढ़ाती हुई नजर आने लगी, जबकि मायावती तो नास्तिक हैं, बुद्ध को मानती हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में एक और माहौल चला। ये भी माहौल, हालांकि ये माहौल इस ब्राह्मण वाले प्रकरण से पहले ही चल पड़ा था कि साहब देखिए तुष्टिकरण की नीति हो रही है और हिंदू मुस्लिम चल रहा है। एक भगवाधारी को सीएम बना दिया है योगी जी, मोदी जी ने। और मुसलमानों की तो बड़ी खराब स्थिति है उत्तर प्रदेश में, कभी लिंचिंग, कभी कुछ लगातार चलता रहा। इवन मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे ऐसे बदमाशों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बड़े अभियान चलाए, तो भी उन पर यह आरोप लगाए गए कि साहब वो मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जबकि अपराधी की सिर्फ एक जाति होती है कि वो अपराधी है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या कोई भी शुक्ला हो, कोई भी ठाकुर हो, कोई भी हो। आपको याद होगा कि एक गुज्जर अपराधी को भी मारा गया था, बढ़ाना को, क्या नाम था उसका, परविंदर क्या नाम था, नोएडा के, उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मारा। तो बहुत सारी चीजें, लगातार बातें चलती रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ पर किसी ना किसी तरह से योगी को घेरा जाए, क्योंकि सबको योगी का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा नजर आता है।
योगी जब बिहार में कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो भीड़ उमड़ पड़ती है, बिहार के लोग तो उन्हें ठाकुर ही मानते हैं। जब वो पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो वहाँ हिंदुओं की जो भारी भीड़ है वो उन्हें सुनने के लिए पहुंच जाती है। कर्नाटक में जब चुनाव होता है तो भाजपा के ज़्यादातर नेता कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ योगी और अमित शाह जी से, अमित शाह और मोदी जी या नड्डा जी के बजाय योगी जी की रैली कराइए, क्योंकि उनके नाथ समुदाय के वहाँ बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ऑरा इस कदर बढ़ चुका कि अब राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इनकी इमेज को डैमेज किया जाए। कभी तो कहा गया कि इन पर तुष्टिकरण मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ कर रहे हैं, इस तरह के अभियान चलाए गए। और योगी ने किया क्या, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी सब जेल में ही थे। अतीक अहमद तो वहाँ की जेल में बंद था, गुजरात की साबरमती जेल में। इनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया, पुराने मामलों को योगी जी ने खिलवाया, उनमें तेज पैरवी करी। पुलिस से कहा गया कि इनमें फाइल रिपोर्ट जल्दी जल्दी लगाएं और कोर्ट में कोई भी तारीख मिस नहीं जानी चाहिए, सब पर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये सब करवाया योगी आदित्यनाथ ने, और एक के बाद एक मामले में इनको सजा होती रही, पेशी होती रही। उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब लोग यही कहते रहे कि साहब ये तो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मायावती भी यही कहती थी। मायावती का तो एक ख्वाब है, दिव्य ख्वाब, जो हमेशा देखती हैं कि बस मेरे साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि सारे मुसलमान और सारे दलित मुझे वोट देने लगे, फिर तो मैं अपराजित हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और उनका ये फार्मूला कभी कामयाब नहीं हुआ। अखिलेश यादव भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साथ मुझे थोड़ा सा मिडिल क्लास का वोट मिल जाए या फिर थोड़ा सा दलितों का वोट मिल जाए तो मैं भी अच्छी खासी पोजीशन में आ जाऊं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जैसा आप चाहते हैं उस तरह से होता नहीं है। मुख्तार अंसारी का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय जो विधायक रहे भाजपा के, उनकी हत्या के मामले में नामजद है, जेल में बंद है, और भी पता नहीं दर्जनों मुकदमे उन पर चल रहे हैं। इस समय तो वो उत्तर प्रदेश की जेल में है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो वो पंजाब की जेल में थे, छोटे से केस में रोपड़ की जेल में बंद थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो डर गए, बार बार टालते रहे, कभी स्वास्थ्य का कारण बता दिया, कभी बीमारी का कारण बता दिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कह के यहाँ और कुछ नहीं मिला तो कोर्ट में कह दिया कि साहब मैं सफर नहीं कर सकता हूँ। मतलब पंजाब से उत्तर प्रदेश आने में ही उनकी जान निकल जाएगी अगर उन्हें बाई रोड लाया जाए या किसी और वाहन से लाया जाए। उसके अलावा कृष्णानंद राय की जो बेवा है अलका राय, जो बीजेपी की विधायक भी रही है, 2 बार की शायद विधायक हैं कृष्णानंद राय। आप जानते होंगे कि बाहुबली नेता हुआ करते थे। कभी जब उस समय भाजपा की सरकारें यूपी में रही है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो आप जानते होंगे कि उनका कितना प्रभाव था। ब्रजेश सिंह वगैरह ये सब जितने भी क्रिमिनल्स थे, ये सब का एक नेक्सस था। और कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी को चैलेंज किया था तो उन्हें ऑटोमेटिक हथियारों से भून कर मार डाला गया था कृष्णानंद राय को। उस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था और उसके मुख्य अपराधी को आज तक सजा ही नहीं हुई। अलका राय बार बार प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखती रही कि देखिए आप महिलाओं के लिए इतना करती हैं, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, इतनी सारी बातें कहती रहती हैं, और मेरे पति का हत्यारा जो है वो पंजाब सरकार की जो जेल है, रोपड़ की जेल पंजाब की, उस समय कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में अमरिंदर की, कि वहाँ पर उसको रखा गया है और वहाँ पर तमाम फैसिलिटी दी गई हैं, आप उसको भेजती क्यों नहीं है यहाँ पर। कभी वो बीमारी का बहाना कर देता है, कभी कोविड का बहाना कर देता है, कभी किसी चीज़ का, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द। सुप्रीम कोर्ट तक 1-1.5 साल तक लड़ाई लड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को लाया गया। और जब मुख्तार अंसारी को लाया गया था तो टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही थी कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार था चिट्ठियां लिख रहा था, मीडिया के सामने आकर ये कह रहा था कि हमारे पिताजी की हत्या न कर दी जाए, हमारे पति को मार न दिया जाए, या मुख्तार अंसारी के साथ कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था। ये डर था योगी आदित्यनाथ का। मुख्तार अंसारी को लंबी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लाते हैं, उनके खिलाफ सारे केस चलाए जाते हैं और ज़्यादातर केसों में उन्हें सजा होती है। गाजीपुर के सांसद बसपा के अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी भी सांसद था मऊ से, बसपा का उस समय विधायक था, सॉरी मऊ से, मऊ विधानसभा सीट से विधायक था। आप जब वो जेल में बंद था रोपड़ की उस समय भी और यूपी में भी, 2022 में चुनाव नहीं लड़ा उसने और डर गया, चुनाव नहीं लड़ा मुख्तार अंसारी ने कि यार योगी आदित्यनाथ है, मेरा पर्चा वर्चा कैंसिल करा देंगे। तो मायावती इस बात से डर गई कि अगर मैं मुख्तार अंसारी को टिकट दूंगी तो भाजपा वाले कहेंगे कि अपराधियों को टिकट दे रही है। मायावती ने कह दिया इस बार हम पार्टी की छवि बदल रहे हैं, इसको डिटर्जेंट पाउडर से धोने जा रहे हैं, सफ़ेद कर देंगे इसकी छवि को, हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया। देखिए अपराधियों को उत्तर प्रदेश में
पालने वाली, पोषित करने वाली बसपा और सपा जैसी पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वो अपराधियों को टिकट न दें। ये योगी आदित्यनाथ का ही जलवा था, उनका ही प्रभाव था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सबको मजबूरन ये कहना पड़ा कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन चाल देखिए, मुख्तार अंसारी ने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं देते, मेरे बेटे को टिकट दे दो, और अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिलवाया, अपने बेटे को विधायक बनवाया। कैसे बनवाया? मुख्तार अंसारी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लेकर आए गठबंधन में, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जो 6-7 टिकट दिए गए, उसी के नाम पर, उसी के सिंबल पर एक टिकट अब्बास अंसारी को दे दिया गया, और अब्बास अंसारी विधायक बन गया। वो अलग बात है कि अब वो जेल में है, उसकी शायद पत्नी भी जेल में है, पूरा परिवार मुख्तार अंसारी का अंदर है। योगी जी ने सबको अंदर बंद करा दिया है, और अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। तो ये अपराधियों के साथ राजनीति का जो गठजोड़ है, इसको किस तरीके से योगी आदित्यनाथ तोड़ रहे हैं, इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी, जिनकी अभी सांसदी कुछ महीने पहले गई है, ये सीट खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन अब शायद उपचुनाव नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े मामले में अफजल अंसारी, पुराने मामले में चल रहा था कि साहब एक बड़े व्यापारी की बनारस की हत्या कर दी गई थी अपहरण के बाद, आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और वो आदमी कौन था? ये जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बने हैं, पूर्व विधायक अजय राय, इनका बड़ा भाई, जिसका आज तक अता पता नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई, सपा की सरकार, किसी की भी सरकार आई हो, केंद्र में भी किसी की सरकार है, यूपीए की 2 बार सरकार रही, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ किसने दिलवाया? योगी आदित्यनाथ ने, बाबा योगी ने। और अजय राय ने कहा कि हाँ, मेरे साथ इंसाफ हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ का जलवा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानियां मैंने पहले बताई। मैं बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। उनके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, याचिकाएं लगा दी गई हैं कि साहब विकास दुबे की जो है हत्या गलत की गई। और अतीक अहमद का मामला देखिए, अतीक अहमद की संपत्ति एक एक करके खत्म की योगी आदित्यनाथ ने। प्रयागराज में, लखनऊ में, जहां भी इनकी प्रॉपर्टी थी, इनके चेले चपाटों की, सबको बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। जिनकी कुर्की करानी थी, कुर्की करा दी गई। और कुछ स्थानों पर तो जहां अतीक अहमद की जो माफियाओं की, इनकी जो भूमि गलत तरीके से अर्जित करी हुई जमीन थी, उन्हें तोड़कर पीएम आवास बना दिए गए और गरीबों को, जरूरतमंदों को दे दिए गए। राजूपाल हत्याकांड कौन भूला होगा? अतीक अहमद के समय में अतीक अहमद ने ही कराया था। उसका गवाह उमेश पाल, उसकी हत्या कर दी गई खुलेआम, बम बरसाए गए। वीडियो वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यार ये कर क्या रहे हैं? जेल में रहते हुए भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। साबरमती की जेल में था ये, गुजरात की जेल में, इसके भाइयों ने, पत्नी ने, बेटों ने, सबने मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, और उसके 1 सप्ताह के भीतर ही सबको फिनिश कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। एक के बाद एक सबके एनकाउंटर किए गए, कुछ लोग सरेंडर होकर जेल चले गए, और अतीक अहमद को कुछ लोगों ने, कुछ युवकों ने पुलिस की हिरासत में गोली मार दी। इस मामले में भी लोगों ने सवाल उठाए कि बताइए साहब, पुलिस की हिरासत में एक अपराधी को मार दिया गया। अरे भाई, इतना बड़ा क्रिमिनल मार दिया गया तो क्या हुआ? धरती पे बोझ कम हो गया। आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन राजनीति करने वालों को इसमें हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है कि साहब बताइए, उनकी कस्टडी में हत्या कर दी गई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में एक जांच आयोग भी बनाया, जांच कमेटी भी बनी इसकी, और उसने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई अभियान चलाएं और उस अभियान में आपको सफलता मिल जाए और उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं। ये सब हो रहा है। अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों पर यूपी की आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी कल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, और अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं है और दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया गया है। 183 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं, याचिकाएं लगाई जा रही हैं। विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने याचिका दाखिल की थी कि विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के अनुपालन की भी बात कही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। और बता दूं कि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की अस्पताल ले जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमने रात में लाइव भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अतीक और उसके भाई की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है, उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं। वो मौके से ही पकड़े गए थे वो 3 युवक। और सरकार ने कहा कि उन्होंने जांच का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि मामला निचली अदालत में लंबित है और कुछ बिंदुओं पर अभी जांच जारी है।
और इस याचिका में जिन जिन 7 घटनाओं का जिक्र किया गया है, उनमें से प्रत्येक की अदालत द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा जांच कराई गई। अभी 2 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था कि आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। और तिवारी की याचिका में, ये जो विशाल तिवारी हैं वकील साहब के, इसमें बिकरू कांड के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की बात भी कही गई थी। और सरकार की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लगता है कि याचिकाकर्ता बिकरू में हुए एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की मौत से चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं कि कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने 2020 में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, दरोगा सीओ लेवल के जो अधिकारी थे। और इसमें जिन 7 एनकाउंटरों का विशाल तिवारी ने जिक्र किया है, उसमें विकास दुबे, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रवीण प्रेम प्रकाश पांडे, प्रकाश मिश्रा एनकाउंटर शामिल हैं। इसके अलावा अतीक, उसका भाई अशरफ और तिवारी के अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी ने भी सवाल उठाते हुए याचिकाएं दाखिल की थी। तिवारी ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान की नेतृत्व में बनाए गए आयोग की रिपोर्ट पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त बीएस चौहान, मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं बीएस चौहान साहब, उनके नेतृत्व में गठित आयोग ने इस एनकाउंटर की जांच की थी। और कहा जा रहा है कि साहब ये जांच भी गलत है, रिपोर्ट भी गलत है। यानी कि अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधियों को ठोकना कुछ लोगों के लिए गलत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ बनना कोई आसान काम नहीं है। कोई उन्हें सीएम पद से हटाने की साजिश कर रहा है, कोई उन पर भगवा कपड़ों के कारण सांप्रदायिक होने का आरोप लगाता है, कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, ठाकुर हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने, जैसा मैंने आकलन किया है उन्हें 6-7 साल के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार, पिछली बार 2017 में तो भाजपा को मैंडेट मिला था, तब योगी सामने नहीं थे, लेकिन पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के काम देखे हैं लोगों ने। सारा विपक्ष एक हो गया उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ लोकसभा में भी बीजेपी को जिता कर लाए और विधानसभा चुनाव में तो शानदार जीत के साथ वो दोबारा मुख्यमंत्री बने ही हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि लोग, आप कितना भी अच्छा काम करें, सवाल उठाने वाले आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक मजबूत व्यक्तित्व का आदमी होना बहुत जरूरी है। आपकी जो टीम है वो शानदार हो, बढ़िया तरीके से काम करे, सारे सबूत आपके पास पुख्ता हो, तो फिर डरने की क्या बात है। और योगी आदित्यनाथ इसी इरादे के साथ काम करते हैं। यही वजह है कि आज भी नरेंद्र मोदी के फेवरेट हैं। और दूसरे प्रदेशों में आज भी अगर बात किया जाए, कोई सर्वे आता है तो देश के नंबर 1 चीफ मिनिस्टर के रूम में योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट लिखिए यार, कमेंटों के जवाब मैं देता हूँ। कुछ कमेंट में खास होते हैं तो उनके मैं रिप्लाई भी करता हूँ और वहाँ पर शब्दों में भी रिप्लाई करता हूँ। आपके मेरे वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा इनको, जिससे कि हमारे चैनल की रीच बढ़े। और मेरा जो दूसरा चैनल है, नेशनल चैनल हर्ष की बात लाइव, उसे भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।